हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं लूसेंट टॉपिक चला था हिस्ट्री का, एंशिएंट इंडिया, और इसमें हम लोग आज चैप्टर नंबर 20 जो है गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो हम लोगों ने कुषाण देखा, शक देखा, और आज जो है हम लोग गुप्त साम्राज्य देखेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 20 है, ये 20 है, इसमें है गुप्त साम्राज्य। आइए गुप्त साम्राज्य का एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। आइए, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। तो गुप्त साम्राज्य का, है ना, गुप्त साम्राज्य का उदय कहां हुआ, कब हुआ? तीसरी शताब्दी में। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में, और कहां? प्रयाग के निकट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रयाग के निकट कौशाम्बी में, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ, है ना। तो गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? तीसरी शताब्दी के अंत में। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। पॉइंट बढ़िया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद दूसरा देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, है ना। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी था, ये इनका शासनकाल होगा। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। आगे देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। श्रीगुप्त के बाद जो गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हुआ? घटोत्कच हुआ। देखिए यहाँ, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ 280 से 320 ईस्वी, है ना। 280 से 320 ईस्वी में हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। आगे देखते हैं मित्र, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट, देखिए हम लोग देखते हैं एक ओर से कोई ना कोई साम्राज्य आता है और उसमें एक दो शासक कोई ना कोई होता है जो बहुत ज्यादा ग्रेट और बहुत ज्यादा प्रशंसनीय जिसके कार्य होते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा साहसिक काम करते हैं। उन लोगों में से, जैसे आपने कुषाण को देखा, कुषाण में आपने कनिष्क को देखा, ऐसे शक में देखा, मौर्यों में देखा। उसी प्रकार गुप्त में भी जो है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट किसको मानता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर कब बैठा? 320 ईस्वी में। तो चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा? 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी, लिच्छवी की राजकुमारी का नाम क्या है? कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा निम्नलिखित में से किस गुप्त साम्राज्य ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? किस शासक ने? तो क्या मारेंगे हम लोग? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ, है ना। ये चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम की इस विवाह किससे हुआ? लिच्छवी राजकुमारी जो है कुमार देवी से विवाह हुआ, और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो ये किया है चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं। गुप्त संवत, इसका काल है 319 से 320 ईस्वी, है ना। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। गुप्त ईस्वी की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ मित्र? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त जो हुआ ये चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ, और 335 ईस्वी में, है ना, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। इसने, मतलब किसने? समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों। देखिए, चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, समुद्रगुप्त ने 9 शासक जो आर्यावर्त के थे और 12 शासक जो दक्षिणावर्त के थे, शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करने के कारण जो है समुद्रगुप्त को यह उपाधि मिला। क्या? भारत का नेपोलियन। अगर यदि आप इसमें बात करें इसके काल की, तो समुद्रगुप्त जिस काल के थे उसमें नेपोलियन के वंशज का पता भी होगा या नहीं? समुद्रगुप्त बहुत पहले इसके थे, नेपोलियन बहुत बाद का था।
लेकिन हमारे यहाँ क्या कीजिएगा, शिक्षा में ऐसा कर दिया गया है, भारत का मैकियावेली बोलते हैं चाणक्य को। और मैकियावेली सोचिए, अगर आप देखिए तो चाणक्य कहाँ है और मैकियावेली कहाँ है, तो क्या कीजिएगा, ऐसा है विडंबना। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, जबकि नेपोलियन को जहां का जर्मनी का समुद्रगुप्त कहना चाहिए था, लेकिन कह रहे हैं क्या, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का। खैर क्वेश्चन याद रखना है। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। तो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? हरिसेन ने। बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। कहेगा इलाहाबाद प्रशस्ति इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? तो ये क्या है? हरिसेन ने। और हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की? तो क्या आंसर लेंगे? समुद्रगुप्त, है ना मित्र। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे, ऐसा अनुमान उनके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। देखिए, कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उनके सिक्के पर बीना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त के काल का सिक्का है, उसमें समुद्रगुप्त को जो है बीना बजाते हुए सिक्के में दिखाया गया है, इसलिए अंदाज लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त को जो है, जो ये समुद्रगुप्त हैं, ये संगीत प्रेमी रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमांक की। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है। कहेगा निम्नलिखित शासकों में से किसको कविराज कहा जाता है? तो क्या मारेंगे? समुद्रगुप्त। कविराज किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। ये ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। तो ये भी जान लीजिए, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त। देखिए आप, सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऐसा चल रहा है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय जो 380 गद्दी पर बैठा। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। ये क्वेश्चन तो हम क्या बताएं कि इतना बार पूछा गया है, इसका कोई जोड़ नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। तो पूछा जाता है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। फाहियान किसके काल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ह्वेनसांग किसके काल में भारत आया? हर्षवर्धन के काल में। खूब ये पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो है भारत आया। आगे देखते हैं, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। किसके? चांदी के सिक्के। देखिए, शकों पर विजय के उपलब्ध में, जब शकों पर विजय प्राप्त किया, है ना, शकों पर विजय प्राप्त किया, तो इसके उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? चांदी के सिक्के चलाए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त, एक ही नाम है, या गोविंद गुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी का शासन हुआ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन हो गया? ये कुमारगुप्त या फिर गोविंद गुप्त। यहां लिख दीजिए कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त भी इसको बोल सकते हैं, गोविंद गुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईस्वी में हुआ। आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
कुमारगुप्त ने। इस क्वेश्चन को जितनी बार पढ़िए ये कम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। अब कुमारगुप्त प्रथम से जो इसका उत्तराधिकारी हुआ ये कौन हो गया? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय का कुमारगुप्त या गोविंदगुप्त, और कुमारगुप्त का कौन हो गया? स्कंदगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त है ना। स्कंदगुप्त ये कितना ईस्वी है? 455 से 467 ईस्वी हुआ। आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। किस झील का? सुदर्शन झील का। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? तो ये किया स्कंदगुप्त ने, है ना। स्कंदगुप्त किसका उत्तराधिकारी था? कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। तो यहां पर है स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? ये किया स्कंदगुप्त ने। आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो कहा जाएगा मित्र कि स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो यह किया था पर्णदत्त को। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो पर्णदत्त को किया था। तो ये हम लोगों ने यहाँ तो सारा पॉइंट देख लिया, और अगली वीडियो गुप्त साम्राज्य पर ही आएगी। इसका कुछ पॉइंट रह गया है जो हम अगले वीडियो में आप लोगों को वो मिल जाएगा, वो पॉइंट देखने के लिए। तो ठीक है मित्र, आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू।